ओशो कहते थे, जिंदगी बहुत छोटी सी है, क्यों परवाह करते हो कि जिंदगी में क्या होगा। बस इस बात की परवाह करो कि तुमने जिंदगी अपनी शर्तों पर जी है, वो सब कुछ किया है जो तुम करना चाहते थे, ताकि जाते वक्त कोई अफसोस न रहे और तुम मस्त होकर इस दुनिया से जा सको। आनंद जयेश वेद को अपने साथ आश्रम के अंदर ले जा रहे थे। आश्रम बहुत बड़ा था और ओशो का वो कमरा बहुत दूर था जहां उन दोनों को जाना था। आश्रम के एक लंबे गलियारे को पार करते हुए वेद और जयेश ओशो के कमरे के नजदीक पहुंच गए थे। आनंद जयेश ने उस कमरे की तरफ इशारा किया जो ओशो का कमरा था, जहां उनकी जान गई थी। वेद उस बंद से कमरे को ध्यान से देख रहा था। कमरे के बाहर ओशो की एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। वेद को कमरे के बाहर से ही अजीब सा एहसास हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो कमरा खोलकर एक बार देख ले, लेकिन इसकी परमिशन उसे नहीं मिली। वो वहीं पास ही कॉरिडोर पर लगे चेयर में बैठ गया। आनंद जयेश भी वेद के बगल में ही बैठे थे और वो भी ओशो के कमरे की ओर ही देख रहे थे। वेद ने पूछा, ओशो की मौत की तारीख 19 जनवरी 1990 थी ना? क्या हुआ था उस दिन? इस तारीख का जिक्र होते ही आनंद जयेश कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गए। फिर उन्होंने उस तारीख की सुबह से शाम तक की घटना का जिक्र वेद के सामने किया। 19 जनवरी 1990 रात 1 बजे डॉक्टर गोकुल गोकानी को आश्रम से एक फोन आया। आश्रम से फोन करने वाले शख्स ने कौन बीमार है, क्या परेशानी है, इस बात का जिक्र नहीं किया। बिना नाम लिए डॉक्टर को कहा गया कि वो जल्द से जल्द आश्रम पहुंचे, ये एक इमरजेंसी है। डॉक्टर गोकानी वहां पहुंचकर खुद हैरान थे कि उन्हें ओशो के इलाज के लिए बुलाया गया है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि ओशो की तबीयत खराब होने के बावजूद डॉक्टर को 4 घंटे इंतजार करना पड़ा। उसके बाद ही उन्हें ओशो के कमरे में जाने की परमिशन मिली। जब डॉक्टर गोकानी अंदर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि ओशो के हाथों में उल्टियों के छींटे थे और जानबूझकर लंबे समय तक डॉक्टर को ओशो से दूर रखा गया था। वेद से रहा नहीं गया। उसने बीच में ही पूछ लिया, मैंने कहीं पढ़ा था इतना बड़ा आश्रम है ओशो का, यहां पर ओशो के पर्सनल डॉक्टर भी रहा करते थे। उस दिन भी आश्रम में बहुत से डॉक्टर अवेलेबल थे, फिर बाहर से एक डॉक्टर को क्यों बुलाया गया और इतना लंबा इंतजार क्यों करवाया गया? सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर ओशो की तबीयत बिगड़ रही थी तो फिर उन्हें तुरंत हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाया गया? ओशो गुजर चुके थे। आश्रम के अमृतों ने, यानी कि ओशो के शिष्य और आश्रम के दूसरे संतों ने डॉक्टर गोकानी को कहा कि ओशो ने अभी अभी अपना शरीर त्याग दिया है और ये उनकी इच्छा थी कि वो इसी तरह से अपनी जिंदगी को अलविदा कहें। अब आपको उनका डेथ सर्टिफिकेट लिखना है। ओशो के अमृत चाहे कुछ भी कह रहे थे, लेकिन डॉक्टर गोकानी भी अपनी जांच में लगे हुए थे। डॉक्टर गोकानी ने देखा कि ओशो की बॉडी अभी भी गर्म थी, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि उनकी मौत 1 घंटे से पहले नहीं हुई थी। गोकानी ने अपने बयान में यह भी कहा कि मैंने ओशो को अंतिम सांस लेते नहीं देखा है। आश्रम के अमृतों ने मुझसे कहा कि मैं डेथ सर्टिफिकेट में लिखूं कि ओशो की मौत दिल के दौरे से हुई है, ताकि ओशो के शरीर का पोस्टमार्टम न किया जाए। अमृतों ने डॉक्टर गोकानी को बताया, ओशो नहीं चाहते कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर की चीर फाड़ की जाए। इसके बाद तुरंत ही बहुत ही हड़बड़ी में ओशो का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। सवाल उठने पर आश्रम के अधिकारियों ने बताया कि ओशो ने हमसे कहा था उनकी मृत्यु के बाद उनका शरीर 10 मिनट भी दूसरों के सामने न रहे, जल्द से जल्द उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, और ये भगवान रजनीश की अंतिम इच्छा थी। इसलिए हमने इसका सम्मान किया है, लेकिन ऐसी कोई भी जानकारी लिखित रूप से दिखाई नहीं देती। डॉक्टर गोकानी के बयान पर भी सवाल उठाए गए।
डॉक्टर गोकानी से भी बाद में यह पूछा गया कि उन्होंने हाथ में जो उल्टियों के निशान देखे थे उसके बारे में आश्रम के संतों से सवाल क्यों नहीं किया। दूसरा सवाल यह भी उठता है कि जब ओशो की तबीयत खराब थी, वो अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे, तो इस बारे में उनकी मां को जानकारी क्यों नहीं दी गई। ओशो का अपना परिवार था, उन तक ये खबर क्यों नहीं पहुंची। बाद में नीलम, जो कि ओशो की सेक्रेटरी थी, वो ओशो की मां के पास गई और उन्होंने ओशो की मौत की खबर उनकी मां को बताई। लेकिन उसी वक्त उनकी मां ने एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने नीलम से कहा, नीलम, उन्होंने उसे मार दिया। नीलम को ओशो की मां ने जो कहा उससे यह भी पता चलता है कि ओशो की मां को किसी पर शक था। इस पूरी घटना का जिक्र जर्नलिस्ट अभय वैद्य ने अपनी एक किताब हु किल्ड ओशो में किया है। यह एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो ओशो की मौत से जुड़ी हुई है, जिसमें अभय वैद्य कहते हैं कि ओशो की प्रॉपर्टी को लेकर उनकी हत्या इस तरह से षड्यंत्र रचकर की गई थी। लेकिन यह एक थ्योरी नहीं है, इसके अलावा भी ओशो की मौत को लेकर अलग अलग तरह के बयान और थ्योरीज दी गई हैं। अमेरिका में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद 1985 को ओशो अमेरिका का वो पूरा आश्रम छोड़कर भारत वापस आ गए थे। इसके बाद ओशो 5 साल तक जिंदा रहे। इससे पहले वो अमेरिका की जेल में थे। ओशो ने अपने शिष्य से खुद कहा था कि अमेरिका की जेल में उन्हें थैलियम नाम का पॉइजन दिया गया था और इसी पॉइजन का असर धीरे धीरे उन पर हो रहा है। वेद तुरंत बोल पड़ा। क्या ओशो ने ये बात खुद कही थी? हाँ, ओशो ने ये बात खुद कही थी। ओशो ने कहा था कि मुझे तो इस बात का शक तभी हो गया था जब अमेरिकी सरकार ने मुझे बिना कोई कारण बताए जेल में रखा और मेरी बेल को भी मंजूरी नहीं दी गई। ओशो की मौत और उनकी प्रॉपर्टी को लेकर एक बवाल 2013 में भी उठा था, जब विदेश के एक कोर्ट में ओशो की वसीयत पेश की गई। फिर यह केस वहां से निकलकर भारत पहुंचा। ओशो के एक बहुत बड़े फॉलोअर थे विजय ठक्कर। विजय ठक्कर ने कोर्ट में अपील लगाई और कहा कि ओशो के आश्रम, उनकी प्रॉपर्टी और उनकी बुक्स और ऑडियो से मिलने वाली रॉयल्टी को हड़पने के लिए यह वसीयत पेश की जा रही है, जो कि जाली है। लेकिन 2018 में मुंबई की हाई कोर्ट ने विजय ठक्कर की अपील को खारिज कर दिया। जांच एजेंसी ने इस मामले में सी रिपोर्ट मुंबई हाई कोर्ट को पेश की। सी रिपोर्ट दरअसल एक तरह की स्पेशल रिपोर्ट होती है जो तब दी जाती है जब जांच एजेंसी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाती। सही और गलत क्या है जब यह समझ नहीं आता है, तब जांच एजेंसी इस तरह की रिपोर्ट समरी प्रेजेंट करती है। 2018 दिसंबर में इसी वसीयत की ट्रूथ लैब में जांच करवाई गई और रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि इस वसीयत में ओशो के नकली सिग्नेचर किए गए। ओशो की मौत को लेकर जितनी भी थियरीज थी, वो सब आनंद जयेश ने वेद के सामने रख दी। वेद उन्हें सुनता हुआ बहुत ज्यादा हैरान था और आनंद जयेश दुखी नजर आ रहे थे। वेद ने पूछा, आप इनमें से किस थियरी को मानते हैं? आनंद जयेश ने बताया, ओशो का हर एक फॉलोअर मानता है कि ओशो इस दुनिया को छोड़कर कभी गए ही नहीं। उन्होंने बस धरती पर कदम रखा था और 19 जनवरी 1990 को वो यहां से चले गए। उनकी मौत हुई ही नहीं। अगर उनकी मौत हुई होती तो आज भी उनकी कई बातें इस तरह सोशल मीडिया में वायरल ना होती और उनकी किताबें सबसे ज्यादा नहीं बिकती। ओशो को तुम एक शरीर की तरह नहीं बल्कि एक विचार की तरह देखो। वो एक सोच है जो आज भी लोगों के दिमाग में जिंदा है। शायद तुम्हारे मन में अभी भी कुछ सवाल हैं। आपने कहा अमेरिका में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद, तो अमेरिका में क्या हुआ था? और अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्या सच में ओशो को जहर दिया था? अमेरिका की कहानी भी मुझे जाननी है। ओशो की कहानी सिर्फ इस आश्रम के इर्द गिर्द नहीं घूमती है, वो पूरी दुनिया में छाई हुई है। अगर जानना चाहते हो तो हमें रजनीशपुरम जाना होगा, यानी कि अमेरिका जाना होगा। इस सफर के लिए तैयार हो?
वेद ने सिर्फ हां में सिर हिलाया और वहां से उनकी अमेरिका की एक अनोखी जर्नी शुरू हो गई। दोस्तों, अगले एपिसोड में आप जानेंगे कि ओशो ने भारत छोड़कर अमेरिका जाने का फैसला क्यों लिया और अमेरिका के ऑर्गन शहर में लोग ओशो के सन्यासियों से क्यों परेशान थे। ओशो ने वहां ऐसा क्या किया था और आखिर क्या थी रजनीशपुरम की सच्चाई।